नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में जो मुख्य फैक्ट्स है उन्हें पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उनके संबंधित स्रोत हैं, कौन से अभिलेख हैं, उसी के बारे में जानकारी साझा करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास प्रारंभ से लेकर के किन के द्वारा, कौन से स्रोतों के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है, कौन से सिक्के प्राप्त हुए, कौन से अभिलेख प्राप्त हुए, जिनसे मुख्य मुख्य जानकारी प्राप्त होती है। तो आज का जो मूल टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास की बात करें तो इसमें आता है इतिहास के स्रोत, इतिहास को कैसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, यात्री और उनके लेखक, जिनके द्वारा भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला क्या है, कौन से यात्री है, कौन से लेखक हैं जिनके द्वारा भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये जो लेखक हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि ईरानी और रोमन लेखक अलग कर दिए, दूसरे हैं वो अलग कर दिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ईरानी और रोमन लेखक कौन कौन से हैं जिनके बारे में भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला नाम इसका आता है टेशियस। क्या नाम है? पहला नाम है टेशियस का। ये ईरान के राजवैद्य थे। इनके द्वारा जो भी वर्णन किया गया वो कल्पनाएं थी, यानी हकीकत के धरातल से अलग होकर के केवल कल्पनाएं मात्र की गई थी। इसीलिए टेशियस जो ईरानी लेखक था उनके द्वारा दी गई जो जानकारी थी वो अप्रमाणिक साबित हुई। हेरोडोटस का आता है। हेरोडोटस जो इतिहास के पिता हैं। पहले टेशियस जो ईरानी राजवैद्य हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी साझा की हैं, लेकिन उन्होंने केवल कल्पनाएं साझा की थी। इसलिए उनके द्वारा जो भी ज्ञान संग्रहित किया गया था वो अकल्पित या अप्रमाणिक माना जाता है। दूसरे नंबर के आते हैं हेरोडोटस, जिनके द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है हिस्टोरिका। कौन सा ग्रंथ लिखा था? हिस्टोरिका, यानी इतिहास का प्रथम ग्रंथ जिसको कह सकते हैं। और उसके द्वारा जानकारी जो साझा की गई थी, ठीक है, वो भी काल्पनिक थी। इसीलिए इसे भी अप्रमाणिक साबित किया गया। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और हेरोडोटस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है हिस्टोरिका। कई एग्ज़ाम में आ चुका है और आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इतिहास के पिता कौन हैं और कौन सी पुस्तक के लेखक हैं? तो हेरोडोटस इतिहास के पिता है और हिस्टोरिका इतिहास की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। तो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी, पहली पुस्तक, पहले जो लेखक है वो टेशियस है, ईरानी राजवैद्य से कल्पित घटनाओं के कारण अप्रमाणित हुआ। दूसरा हेरोडोटस है, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखी और जो इतिहास के पिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके भी अप्रमाणिकता साबित होती है, यानी इन्होंने जो भी जानकारी दी वो भी ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। तीसरी, भारत में आक्रमण करने वाले जो विदेशी आक्रांता है उसमें सिकंदर का नाम आता है। क्या नाम है? सिकंदर। और सिकंदर के साथ भी अनेक यात्री आए थे जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी साझा की हैं। क्वेश्चन आता है, सिकंदर के साथ आने वाले भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले यात्री या लेखक कौन थे? तो उसमें पहला नाम आता है निरियाकस का, दूसरा आनेसिक्रिटस, तीसरा ओस्टेबुलस। याद करो वापिस, सिकंदर के साथ आने वाले जो यात्री हैं भारतीय इतिहास के बारे में बताते हैं उसमें पहला नाम वापिस निरियाकस, दूसरा आनेसिक्रिटस, तीसरा ओस्टेबुलस। तीनों नाम एक बार रिपीट करें। पहला निरियाकस, दूसरा आनेसिक्रिटस, तीसरा ओस्टोबुलस। एक बार वापिस रिपीट, निरियाकस, आनेसिक्रिटस और ओस्टोबुलस। ठीक है। चौथे अपने आते हैं मेगस्थनीज। एक इतिहास की पुस्तक पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मेगस्थनीज के बारे में जानकारी आवश्यक भी है और अवश्य होती भी है। मेगस्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगस्थनीज कौन था?
मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज को कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज भी एक लेखक हैं। भारतीय जो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य काल में, उसमें सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा था राजदूत बना करके। मेगास्थनीज ने क्या की? इंडिका नामक पुस्तक का लेखन किया। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज ने क्या किया? इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य समाज और संस्कृति का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो पहला लेखक आता था टेसियस, दूसरा हेरोडोट्स, तीसरा सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, और चौथे हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मध्य भारत की जो समाज और संस्कृति है उसका वर्णन किया गया। पांचवा नाम किसका आता है? पांचवा नाम आता है डायमैक्स। पांचवा नाम किसका आता है? डायमैक्स का आता है। डायमैक्स और डायोनीसियस याद रखना है। क्वेश्चन आता है डायमैक्स और डायोनीसियस दोनों अलग अलग लेखक हैं, किसके राज दरबार में आए? तो जो डायमैक्स है वो किसके राज दरबार में आते हैं? डायमैक्स आते हैं बिंदुसार के राज दरबार में, और डायोनीसियस ये अशोक के राज दरबार में आते हैं। दोनों में अंतर है। डायमैक्स बिंदुसार, डायोनीसियस अशोक, मतलब डायमैक्स पहले आते हैं और डायोनीसियस बाद में आते हैं। क्वेश्चन आता है डायमैक्स कौन थे? ये सीरिया के नरेश थे, अंतियोकस। क्या नाम था? अंतियोकस। उनके राजदूत थे और बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। डायमैक्स कौन था? सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत, जो बिंदुसार उसके राज दरबार में आए। डायोनीसियस कौन थे? ये मिस्र के नरेश टोलमी फिलाडेल्फस। ये याद रखने की बात है। मिस्र के नरेश कौन थे? टोलमी फिलाडेल्फस, उसके दरबार में आते हैं। उसके राजदूत हैं, अशोक के राज दरबार में आते हैं डायोनीसियस। दोनों चीज़ें अलग अलग होगी। एक बार वापस रिपीट करते हैं। डायमैक्स तो आता है बिंदुसार के राज दरबार में। कौन है? सीरिया के राजा है अंतियोकस, उनके राजदूत। और डायोनीसियस है, ये अशोक के राज दरबार में आते हैं, और मिस्र के राजा है टोलमी फिलाडेल्फस, उनके राजदूत हैं। अगला नाम आता है टोलमी का। अगला नाम किसका आता है? टोलमी। टोलमी याद रखना है। टोलमी में टू यानी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। क्या नाम था? टोलमी। पुस्तक का नाम भारत का भूगोल। कौन सी शताब्दी में लिखी गई? दूसरी शताब्दी में। लिखता कौन है? टोलमी। ठीक। अब अगला आता है प्लिनी। अगला कौन आता है? प्लिनी। अगला आता है प्लिनी। प्लिनी कौन है? प्लिनी मतलब पै से पहला। प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें नेचर के बारे में यानी भारतीय पशु पक्षी, पेड़ पौधे, खनिज, इनके बारे में वर्णन मिलता है। टोलमी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल लिखी। प्लिनी पहली शताब्दी नेचुरल हिस्ट्री लिखी। याद करना है, पहले नेचर है उसके बाद में भारत है। तो पहली नेचुरल हिस्ट्री, टोलमी भारत का भूगोल। प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई, जिसमें नेचुरल जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, खनिज है, इनका वर्णन है। टोलमी के द्वारा दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल लिखी गई, उसमें क्या है? भारत के भूगोल के बारे में जानकारी साझा की गई है। अब एक पुस्तक और आती है, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। क्या नाम है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, जिसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये पुस्तक क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि 80 के दशक में, जो प्रथम शताब्दी का दशक है 80, उसमें इसका जो लेखक था पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी का, वो हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, यानी भारत के आसपास के क्षेत्र में आया था। ये जानकारी मिलती है। तो एक बार जो भी लेखक है उनके बारे में रिपीट कर देते हैं। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इतिहास के स्रोत कौन से हैं, जिसमें यात्री और लेखकों के बारे में जानकारी, और उनका भी डिवाइडेशन करते हैं ईरानी और रोमन लेखकों के बारे में। पहला टेशियस लेखक है, ईरान का राजवेद्य था। कल्पनाएं लिखी थी, इसलिए अप्रमाणिक।
दूसरा हेरोडोट्स जो इतिहास का पिता है, लेकिन उसके द्वारा भी जो हिस्टोरिकल लिखी गई थी वो अप्रामाणिक मानी जाती है। तीसरा जो सिकंदर विश्व विजेता के रूप में आक्रांता होकर के भारत में भी आक्रमण कर चुका था, उनके साथ भी जो यात्री आए थे उसमें कुछ लेखक थे। और कौन से यात्री लेखक थे जिनका नाम आता है निरियाकस, आनेसिक्रिटस, ओस्टोबुलस मुख्य। फिर मेगास्थनीज का नाम आता है जो सेल्यूकस निकेटर हैं उसके राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये भारत आए थे और मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य समाज और संस्कृति का वर्णन किया जाता है। फिर डायमेक्स जो कि बिंदुसार है उसके दरबार में आते हैं और ये सीरिया के राजा अंतियोकस उसके राजदूत थे। फिर डायोनिसिस की बात करते हैं, ये सम्राट अशोक के दरबार में आते हैं और मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायमेक्स तो है अंतियोकस जो सीरिया के राजा है उनके राजदूत बिंदुसार के दरबार में आते हैं, और डायोनिसियस है मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत जो अशोक मौर्य के दरबार में आता है। फिर टोलमी है दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखते हैं। प्लिनी पहली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखते हैं जिसमें पशु पक्षी, खनिजों और पेड़ पौधों का वर्णन करते हैं। अगली पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जिसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी प्राप्त होती है कि 80 ईस्वी में इसका लेखक है हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चीनी लेखकों के बारे में बात करते हैं। कौन से चीनी लेखक हैं जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो पहला अरबी लेखकों के बारे में जानकारी थी। दूसरा, अब चीनी लेखक कौन कौन से हैं जिनके पुस्तकों के बारे में या उनकी यात्रा वृत्तांत के आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास की जानकारी संग्रहित की थी। तो पहला नाम क्या होता है? एक ट्रिक है, चीन यात्री को फांसी हुई है तो कर्म है उनका, लेकिन पहला नाम आता है फाहियान का। फाहियान कब आया था? 399 ईस्वी में भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये आता है फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये गुप्त सम्राट है, मौर्य नहीं है। देखो 399 ईस्वी की, ईसा से पहले है वो तो मौर्य, ईसा से पूर्व है वो गुप्त हैं। तो 399 ईस्वी में भारत आया था फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसका मतलब मध्य भारत की जो सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि का वर्णन करता है कौन? फाहियान। दूसरे जो लेखक हैं चीनी यात्री, उसका नाम क्या है? संयुंगन। पहला फाहियान, दूसरा संयुंगन। ये 518 ईस्वी में भारत आते हैं और बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां हैं उसको एकत्रित करके वापस चाइना चले जाते हैं। तीसरे लेखक हैं वेनसांग। 629 ईस्वी में हैसे हर्षवर्धन हैसे वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आते हैं और उस समय जो कफिसा प्रसिद्ध शहर था वहाँ पहुँचते हैं 629 ईस्वी में। पहले यात्री फाहियान, दूसरे संयुंगन, तीसरे वेनसांग। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय कपिसा पहुँचते हैं और 15 वर्ष तक भारत में ठहरते हैं 645 ईस्वी तक। और 645 में क्या करते हैं वेनसांग? चीन वापस लौट जाते हैं। क्वेश्चन आता है वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो उसकी पुस्तक का नाम है सीयू की। क्या नाम है? सीयू की ग्रंथ। वेनसांग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय भारत पहुंचते हैं और 645 में चाइना जाते हैं, यानी कुल 15 वर्ष तक भारत में ठहरते हैं। और वेनसांग का प्रसिद्ध ग्रंथ है सीयू की। ये 138 देशों की यात्रा करते हैं। कितने? 138 देशों की यात्रा करते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इनके अनुसार एक और जानकारी प्राप्त होती है वेनसांग के बारे में। सिंध का राजा शूद्र था, ये जानकारी देते हैं। इनकी यात्रा वृत्तांत कहते हैं कि सिंध का राजा शूद्र था, नाम था उसका। इसके अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। वे वेनसांग से जानकारी मिलती है। कौन कौन सी जानकारी एक बार रिपीट करते हैं। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय कपिसा पहुंचता है। 645 ईस्वी में 15 वर्ष भारत में ठहरने के पश्चात ये वापस चीन लौटते हैं। सीयू की ग्रंथ लिखते हैं और सीयू की जो ग्रंथ है उसी के आधार पर जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने 138 देशों की यात्रा की। साथ ही बताया कि सिंध जो वर्तमान पाकिस्तान में है उसके राजा थे शूद्र। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके कुलपति समकक्ष थे शीलभद्र, यानी शीलभद्र उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे।
चौथे चाइनी लेखक है मुख्य रूप से वो है इत्सिंग। चौथे कौन से हैं? इत्सिंग। चौथे हैं इत्सिंग। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन मिलता है। मतलब नालंदा की बात करें तो वेनसांग, नालंदा और विक्रमशिला दोनों की बात करें तो इत्सिंग। इस प्रकार चीनी जो यात्री या लेखक हैं उसमें मुख्य रूप से भी चर्चा की है। तो एक ट्रिक है जिसको मैं अभी रिपीट करना चाहता हूँ, वो है चीनी यात्री को फांसी हुई। चीनी यात्री से क्या हुआ? चीनी यात्री जो भी है, चीनी यात्री को फांसी हुई। मैं बताता हूँ, चीनी यात्री को फांसी हुई। इनका क्रम है फै से फाइयान, सै से संयोगन, है से वेनसांग और ई से इत्सिंग। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने की। तो फाइयान 399 में, संयोगन 518 में और वेनसांग 629 में और इत्सिंग आता है 7वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, अब आते हैं अरबी लेखक। पहले चीनी यात्री के पढ़ चुके हैं, अब अपने अरबी लेखकों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से अरबी लेखक हैं जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो पहला इस पे नाम आता है अलबरूनी का। पहला नाम क्या आता है? अलबरूनी का। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। किसके साथ भारत आया? महमूद गजनवी के साथ। किताब उल हिंद, तहकीक हिंद, ये किताब का नाम है। क्या नाम है? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज, एक ही मतलब होता है। किताब उल हिंद आए, तहकीक हिंद आए या भारत की खोज आए, उसका मतलब क्या होता है? अलबरूनी की पुस्तक। ये कौन थे अलबरूनी? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले थे। 80 अध्याय वाली इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? इसमें धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, मापतंत्र आदि का विस्तृत वर्णन है। राजपूत कालीन समाज का वर्णन किया गया है अलबरूनी के द्वारा। यह अरबी लेखक है। पहला नाम है अलबरूनी का। रिपीट कर देता हूँ मैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और किताब उल हिंद या दूसरा नाम तहकीक हिंद या तीसरा नाम भारत की खोज, ये पुस्तक लिखी जिसमें 80 अध्याय हैं, जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया एक चिकित्सा से पद्धति है, रीति विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, माप तोल आदि का वर्णन मिलता है। साथ ही राजपूत कालीन समाज का वर्णन मिलता है, उन किस प्रकार का जीवन था। दूसरा नाम आता है इब्न बतूता, अलबरूनी। और दूसरा नाम कौन सा आ रहा है? ये आता है इब्न बतूता। अरबी भाषा में यात्रा वृत्तांत लिखा था इन्होंने। अरबी भाषा में यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम था रिहल्ला। 14वीं शताब्दी की भारतीय उपमहाद्वीप को सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करता है। 1333 में ये जानकारी क्या साझा करते हैं? 1333 में दिल्ली सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। वापिस जो अरबी लेखक है उनके बारे में जानकारी वापिस रिपीट कर रहा हूँ। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज नामक 80 अध्यायों वाली पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, इसके अलावा मापतोल विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। राजपूत कालीन समाज का वर्णन मिलता है। दूसरा नाम आता है इब्न बतूता का, जो कि रिहल्ला नामक पुस्तक लिखते हैं अपना यात्रा वृत्तांत। और 14वीं शताब्दी की भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। 1333 में दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्हें अपने साथ ले जाकर के काजी यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। अब आते हैं अन्य लेखक। ठीक है, कई लेखक पढ़े हैं, अब अपने अन्य लेखक कौन कौन से रह गए, मुख्य लेखकों की बात करें तो पहला नाम आता है इसमें तारानाथ का। ये तिब्बती लेखक हैं। 2 ग्रंथ लिखे थे, एक तो कंग्यूर और एक तंग्यूर। क्वेश्चन आता है कंग्यूर और तंग्यूर के लेखक कौन है? तो वो है तारानाथ। कौन से, या तारानाथ के कौन से ग्रंथ है? तो कंग्यूर और तंग्यूर। कौन से लेखक है? तिब्बत के लेखक है। तिब्बत अभी वर्तमान जो चाइना है वो उसके अधिकरण में है।
और चाइना के द्वारा अधिकार में लेकर के जो दलाई लामा भारत में अभी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हैं, वो स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन चाइना इसको अधिकृत कर चुका है। ठीक है, जिससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे जो प्रसिद्ध लेखक है, अनेक लेखक है, जिसमें दूसरे प्रसिद्ध लेखक है मार्को पोलो। कौन से लेखक है? मार्को पोलो। ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए हैं। पांड्य मतलब उसमें भारत का एक अंग है पांड्य। पांड्य इतिहास की जानकारी मिलती है। और मार्को पोलो कहाँ के हैं? ये इटली के। अन्य लेखकों के बारे में बात करें तो पहला तारानाथ तिब्बत के हैं, कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ लिखते हैं, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा मार्को पोलो जो इटली के हैं, 13वीं शताब्दी के अंत में भारत में यानी पांड्य देश में आते हैं और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो लेखक हो गए। अब इसके अलावा राइटर के अलावा कौन से जो साक्ष्य हैं वो बताते हैं भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी। तो उसमें पहला नाम आता है बोगाजगोई या अभिलेख। कौन कौन से हैं? तो पहला नाम आता है बोगाजगोई यानी एशिया माइनर अभिलेख। याद करो, एशिया माइनर अभिलेख का दूसरा नाम क्या है? तो वो है बोगाजगोई अभिलेख। कब का है? 1400 ईसा पूर्व का। बोगाजगोई अभिलेख कब का है? 1400 ईसा पूर्व का। किसका? बोगाजगोई या एशिया माइनर अभिलेख है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जो अश्विनी कुमारें हैं उनका वर्णन किया गया है। दूसरे जो अभिलेख है उसका नाम है वेशनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ अभिलेख। वेशनगर या विदिशा स्तंभ अभिलेख। पहला बोगाजगोई या एशिया माइनर अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जैसे अश्विनी कुमारों का वर्णन है। दूसरा जो विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख है जिसका नाम है वेशनगर अभिलेख। ये किसका है? लेखक कौन है इसके? तो नाम आता है हेलियोडोरस का। होलियोडोरस या हेलियोडोरस के द्वारा वेशनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ अभिलेख लिखा गया। किसकी जानकारी मिलती है? तो मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म आगे चल करके हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेशनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ अभिलेख किसका है? होलियोडोरस का। किस धर्म की जानकारी मिलती है? भागवत धर्म के विकास की। ठीक है, अब आगे जानकारी मिलती है तीसरा हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा खारवेल का अभिलेख है। इसमें भारतवर्ष शब्द जिक्र में है, इसमें तिथि का वर्णन नहीं है। हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है? खारवेल का है। भारतवर्ष शब्द लिखा हुआ है और तिथि का वर्णन नहीं है। अगला है सहगोरा अभिलेख, जिसमें अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा अभिलेख बताता है कि भारत में अकाल पड़ा? तो वह है सोहगोरा अभिलेख या सहगोरा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का, भारतवर्ष का जिक्र है, तिथि नहीं है। सहगोरा अभिलेख दुर्भिक्ष यानी अकाल के बारे में जानकारी लेता है। फिर आता है भीतरी स्तंभ लेख। किसका है? स्कंदगुप्त का। वापिस बोलो, भीतरी स्तंभ अभिलेख किसका है? भीतरी स्तंभ लेख किसका है? ये स्कंदगुप्त का है। इसमें हुणों के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब आता है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख किसका है? एरण अभिलेख भानुगुप्त का। एरण अभिलेख किसका है? एरण अभिलेख है भानुगुप्त का, जिसमें सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एरण अभिलेख भानुगुप्त का, सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगला आता है मंदसौर का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर का अभिलेख किसका है? यशोवर्मन जो मालवा के राजा हैं उनका है। मंदसौर का अभिलेख किसका है? मंदसौर अभिलेख है यशोवर्मन, मालवा के राजा है। उसमें रेशम जो बुनकर है उनके श्रेणियों के बारे में वर्णन किया गया। कितने प्रकार के रेशम बुनकर है जानकारी प्राप्त होती है। तो मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोवर्मन का, और इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों का वर्णन मिलता है। अब अगला आता है बुर्ज होम अभिलेख। वापिस रिपीट करते हैं, कौन सा अभिलेख है? बुर्ज होम अभिलेख। बुर्ज होम अभिलेख कहाँ का है? कश्मीर का। किसका उल्लेख किया गया है? गर्तावास यानी गड्ढा घर। गर्तावास का उल्लेख किसमें है? बुर्ज होम जो कश्मीर में है वहाँ उल्लेख किया गया है। फिर जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। साथ साथ याद करना है, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। रुद्रदामन ने कहाँ पे लिखा इसको? गिरनार यानी गुजरात में। वापिस रिपीट करो, जूनागढ़ अभिलेख गिरनार, रुद्रदामन का गुजरात। ठीक है, अब अगला आता है नासिक। अगला अभिलेख क्या आता है? नासिक।
नासिक अभिलेख किसका है? नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बलश्री का। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का। रिपीट करेंगे लेकिन एक बारी अलग अलग पढ़ रहे हैं, साथ साथ में बोलते जाना है, याद हो जाएगा। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, ठीक है। प्रयाग स्तंभलेख, अगला आता है प्रयाग स्तंभलेख किसका है? प्रयाग स्तंभलेख किसका है? प्रयाग स्तंभलेख है समुद्रगुप्त का, जिसमें हरिसेन के द्वारा रचित है। प्रयाग स्तंभलेख किसके द्वारा? इलाहाबाद स्तंभलेख भी दूसरा नाम है। हरिसेन लिखते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी समुद्रगुप्त के समय का ये स्तंभ अभिलेख है। अगला स्तंभलेख आता है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख कब का है? ये पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। ऐहोल अभिलेख कौन है? शासक है पुलकेशियन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला अभिलेख आता है ग्वालियर अभिलेख। अगला अभिलेख कौन सा है? ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख, अगला अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। यह प्रतिहार राजा है भोज, उसका अभिलेख। उसके बाद में अगला अभिलेख आता है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख कौन सा है? ये बंगाल के शासक है विजयसेन, उसके द्वारा लिखा गया था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन का। हम मुख्य जो अभिलेख है उसके बारे में जानकारी ले ली है। अभी बात कर रहे हैं अभिलेखों का जो अध्ययन है, इनके पढ़ने का जो क्रम है वो क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी, ठीक है। एक बार जो अभिलेख है उनके बारे में एक बार फास्ट रीडिंग कर लेते हैं। बोगाजगोई यानी एशिया माइनर अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, अश्विनी कुमारों यानी हिंदू धर्म, यानी जो भारतीय धर्म है भागवत धर्म, उसके प्रसिद्ध देवता उनका वर्णन किया गया। बोगाजगोई यानी एशिया माइनर अभिलेख। कहाँ है एशिया माइनर? ईरान के आसपास। वेशनगर जो कि विदिशा गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, ये होलियोडोरस का है। भागवत धर्म के विकास की जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है, इसमें भारतवर्ष शब्द लिखा हुआ है लेकिन तिथि नहीं है। अगला है सोहगोरा अभिलेख, जिसमें अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त का है, इसमें हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। एर्ण अभिलेख भानुगुप्त का है, सती प्रथा की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख मालवा के राजा यशोवर्मन का है, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर का है, वहाँ गर्तावास यानी गड्ढा घर की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात गिरनार में है, रुद्रदामन शासक था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। प्रयाग यानी इलाहाबाद स्तंभलेख की बात करें तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, समुद्रगुप्त शासक था। ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अब अगला आता है प्रागैतिहासिक कालीन अलिखित साक्ष्य। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अपने अभिलेखों के बारे में भी पढ़ा, यात्रियों के बारे में भी पढ़ा। अब अपने पढ़ रहे हैं कुछ अलिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कौन से साक्ष्य हैं जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं? तो पहला आता है पूर्व पाषाण युग में जीविका का आधार क्या था? शिकार था। शिकार मतलब कृषि भी नहीं थी, उससे पहले केवल पशुओं को मारो और उनको खाओ, एकमात्र यानी आखेट उनका था। पूर्व पाषाण युग में आग का आविष्कार हो चुका था। पूर्व पाषाण युग में आग का आविष्कार हो चुका था। अब नवपाषाण काल में क्या हुआ? पूर्व पाषाण काल फिर नवपाषाण काल, इसमें क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हो गया था। नवपाषाण काल में स्पेशल क्या हुआ? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया, स्थायी निवास की प्रवृत्ति होगी, पशुपालन हो गया था, सबसे पहले कुत्ते को पाला गया और एग्रीकल्चर यानी कृषि की शुरुआत हो गई थी। तो पूर्व पाषाण काल में क्या था? शिकार था और आग थी, यानी पहले कच्चा मांस, कच्चे मांस के पश्चात मार करके पकाकर मांस खाने लगे। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ? एग्रीकल्चर यानी कृषि की शुरुआत होगी, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, एक जगह निवास करना यानी अब जो आबादी है वो एक स्थान पर एकत्रित हो गई थी। इसके अलावा पहिए का आविष्कार हो गया और पशु सबसे पहले पाला कुत्ता। कुत्ते का क्या उद्देश्य था? शिकार करने में सहायक था। सर्वप्रथम जो प्रयुक्त धातु थी मानव के द्वारा वो तांबा थी। कौन सी धातु प्रयुक्त की थी? सबसे पहले मानव ने तांबा धातु प्रयुक्त की थी, कॉपर जिसको बोलते हैं। और प्रथम औजार था मानव के द्वारा प्रयुक्त, प्रथम औजार था वो कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी का उद्देश्य क्या था? कुल्हाड़ी का उद्देश्य क्या था? शिकार करना। और शिकार करने के लिए सबसे पहले कौन सा औजार काम में लिया? कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी काम में ली, ऐसे साक्ष्य कहाँ से मिले? वो अतिरंपकंप से मिला था। कहाँ से? अतिरंपकंप से। प्रागैतिहासिक अन्न स्थल मतलब अन्न की जानकारी कहाँ से मिलती है? मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में
पश्चिमी बलूचिस्तान है, वहाँ से जानकारी मिलती है कि मनुष्य अन्न भी रखता था। सबसे पहले अन्न के साक्ष्य कहाँ से मिले? बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। अतिरंपकम से तो कुल्हाड़ी मिली, जो हथियार था प्रथम मानव के द्वारा अपने शिकार के उद्देश्य से काम में लेता था। लेकिन अन्न का स्थल कौन सा था? वो मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान के पास था। मानव के द्वारा बोई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? वो गेहूँ और जौ, जिसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? कोल्डी हुआ। कोल्ड का मतलब शीतल से, और शीतल जो क्षेत्र है और इसका मतलब पानी की उपलब्धता होगी, तो कोल्डी हुआ में क्या हुआ? कोल्डी हुआ में चावल के साक्ष्य मिले। ठीक है। प्रथम भारतीय पूरा पाषाणिक कलाकृति कहाँ मिली? पल्लावरम में। पूरा पाषाण काल की कलाकृति पल्लावरम नामक स्थान है, वहाँ से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? पल्लावरम से। अब आता है पूर्व पाषाण काल के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर है, एक पत्थर का प्रकार है, उसके बने हुए। पूर्व पाषाण काल पे अधिकांश औजार किसके बने हुए हैं? पत्थर के बने हुए हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में इनकी खोज की। तो स्फटिक यानी पत्थर, फिटकरी टाइप के पत्थर हैं, उनके औजार बने हुए थे। पारदर्शी पत्थर की बात कर रहे हैं। इनकी खोज करने का श्रेय दिया जाता है किसको? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। किसको दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। कब की बात है? 1863 में। ठीक है। अब आता है प्राचीनतम नगर। मानव के द्वारा बसाया गया सबसे प्राचीन नगर है वो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नगर जिक्र कहें तो मोहनजोदड़ो। अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्योंकि एक लेयर मृतकों की चली गई, फिर जो सभ्यता वो समाप्त हो गई, फिर नई सभ्यता का विकास हुआ। इस प्रकार वो लगातार एक के ऊपर लगातार दूसरी सभ्यता आती गई, और इस प्रकार ये मृतकों के टीलों के रूप में जाने लगा, और बाद में यही मोहनजोदड़ो कहलाता। एकमात्र मानवाव भारतीय कपि। मानवाव का मतलब क्या हुआ? मानव के समान दिखने वाला। कपि मतलब बंदर। कौन सा है? एकमात्र मानवाव भारतीय कपि कौन सा है? असम का श्वेतभ्रू गिब्बन, जिसके ये भ्रू है ना वो सफ़ेद रंग की भौहें, सफ़ेद रंग। गिब्बन एक बंदर की प्रजाति हैं जो सफ़ेद भौं वाला है। वो मानव का पूर्वज माना जाता है। ताम्र पाषाणकालीन बस्ती की बात करें, एक कोई बस्ती बताओ जो ताम्र पाषाणकालीन है, तो उसका नाम क्या है? इनाम गांव। वो जारवे संस्कृति का है। मनुष्य का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला? भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण वैसे अफ्रीका में मिला, लेकिन भारत की बात करें तो प्रथम मानव का प्रमाण नर्मदा घाटी क्षेत्र में मिला था। तो आज हमने भारतीय इतिहास के बारे में मुख्य जो स्रोत हैं, जिसमें यात्री व लेखक हैं, मुख्य रूप से बात करें तो टेसियस, हेरोडोटस, सिकंदर के साथ आने वाले निरियाकस आने से क्रीटस ऑस्टोबुलस, मेगस्थनीज, डाइमेक्स, डायोनेसियस, टोलमी, प्लिनी, और एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर चीनी लेखकों के बारे में बात की तो फाइयान, स्युंगन, वेनसांग और इत्सिंग। अरबी लेखकों की बात करें तो अलबरूनी और इब्न बतूता। अन्य लेखक तारानाथ और मार्को पोलो। अन्य साक्ष्य की बात करें तो जिसमें अभिलेख थे, जिसमें पहला बोगाजगोई या एशिया माइनर अभिलेख, दूसरा वेशनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ अभिलेख, तीसरा हाथी गुम्फा अभिलेख हारवेल का, चौथा सोगोरा अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख पांचवा जो स्कंदगुप्त का है, एरन अभिलेख जो भानुगुप्त का है, मंदसोल अभिलेख जो मालवा के राजा यशोवर्मन का है, बुर्ज होम जो कश्मीर का है, जो गर्तावास के बारे में जानकारी प्राप्त प्रदान करता है, जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन का है, नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के समय का हरिसेन के द्वारा रचित है, एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय का है, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार राजा भोज का, और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के राजा विजय सेन का है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल के अलिखित साक्ष्य, जिसमें कहते हैं कि जीविका का आधार तो शिकार था। इसका मतलब पूर्व पाषाण काल में शिकार और आग दो चीज़ का आविष्कार हुआ, और नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया, स्थायी निवास की प्रवृत्ति बढ़ गई, पशुपालन जिसमें कुत्ते को सर्वप्रथम पाला गया, और खेती करना मनुष्य सीख गया था। सबसे पहले मानव ने तांबा धातु प्रयोग की। कौन सी धातु प्रयुक्त की? तो तांबा। पहले पत्थर था, पत्थर के बाद में धातु की बात करें तो धातु में तांबा। और प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किसकी थी? पहले पत्थर की थी, बाद में तांबे की बनी। तो कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? अतिरंपकम से। फिर अन्न के स्थल की बात करें तो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में, वहाँ से प्राप्त हुआ। प्राचीनतम फसल की बात करें तो गेहूँ और जौ। चावल के भी साक्ष्य मिले, वो कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा पूरा पाषाणकालिक जो कलाकृति बनी हुई थे वो पल्लावरम से मिली थी।
अधिकांश जो औजार है स्फटिक पत्थर से बने हुए थे। इसकी जानकारी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में इनकी खोज करके दी। सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान में है, एकमात्र भारतीय मानवाकृति कपि मतलब मानव की आकृति का बंदर कौन सा है, तो असम में वर्तमान में भी पाया जाता है। श्वेत भ्रू वाला गिब्बन नामक जो है बंदर, वो भारतीय मानव सभ्यता का पूर्वज माना जाता है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता का बस्ती का जो उदाहरण वर्तमान में मिलता है वो इनाम गांव से खोजा गया है, जो जारवी संस्कृति से मिला हुआ था। मनुष्य होने का प्रथम भारतीय प्रमाण की बात करें तो नर्मदा घाटी है। यद्यपि अफ्रीका में प्रथम मानव विकसित हुआ था, लेकिन भारतीय इतिहास के बारे में बात करें तो नर्मदा घाटी है। आज हमने भारतीय इतिहास के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है उसके बारे में जानकारी ली है। फिर आगे जो भी भारतीय इतिहास लगातार प्रगति की ओर अग्रसर था उसके बारे में समय समय पर अपनी जानकारी साझा करते रहेंगे। आप सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है और इसी प्रकार सहयोग बनाए रखें तो ये जो यात्रा है लगातार लंबी और सुगम होती चली जाएगी। सभी का धन्यवाद। थैंक यू।